नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। चाय पर समीक्षा कार्यक्रम है और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत धन्यवाद है। अंकित जी। और देश में एक तरीके से देखा जाए तो सियासी बवाल है, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो वाकई में न सिर्फ हम सभी को बल्कि दुनिया को हैरान करने वाली है। कहा इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई ट्रंप ने तो 50% का जो टैरिफ लगा दिया, इंडिया के तो बैंड बच जाएगी। ट्रंप डेड इकोनॉमी बोल चुके थे। जी ट्रंप पे ज़्यादा विश्वास करते हुए राहुल गांधी भी एकदम उसको दोहराए चले जा रहे थे। जी लेकिन कल जब तिमाही का आंकड़ा जारी हुआ और 8.2 जो हमारे देश की जीडीपी आई, सबने कहा कि क्या मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला। समय पर एक तरीके से जीएसटी को एक जीएसटी ऑफर देना समय पर रहते हुए, जी और उसकी वजह से मार्केट में जो फायदा हुआ, जिसका लाभ हम देख रहे हैं जीडीपी में। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो ट्रंप ने कहा था कि डेड इकोनॉमी है, और राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप सही कह रहे हैं और वाकई में डेड इकोनॉमी है। लेकिन वो जब सामने आया तो वो डेड नहीं, दौड़ती इकोनॉमी मिली। और जिस तरीके से आपने जैसा कि जिक्र किया, दर्शकों को बताया कि दूसरी तिमाही के नजदीक नतीजे हैं कि 8.2 हमारी जीडीपी वृद्धि कर जीएसटी रही। उत्सव का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभी तो उसके आंकड़े आएंगे क्योंकि ये दूसरी तिमाही है। अच्छा, ये दूसरी अभी तिमाही का ही है। दूसरी तिमाही का अभी वो अप्रैल मई जून पहली तिमाही, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये दूसरी तिमाही। तो दूसरी तिमाही सितंबर में वही 22 तारीख के बाद का आया होगा। जी जी जी, तो मतलब सितंबर पूरा महीना। हाँ, पूरा तो महीना 22 तारीख से लागू हुआ था जीएसटी जी। उत्सव। और उसने जब वो लागू हुआ था तो उसमें मान लीजिए कि 8 दिन के आंकड़े इसमें होंगे। लेकिन असल जो आंकड़े हैं वो अब जो तीसरी तिमाही है ना, यानी जनवरी अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर वाली जो तिमाही है, तब पता चलेगा कि ये 8.2 को भी हम क्रॉस कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि विजय है हमारी आर्थिक नीतियों की। जब आईएमएफ ने, और ये आंकड़े जारी से होने से 2 दिन पहले आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेज गति से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आईएमएफ ने अनुमान जताया कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.6 रह सकती है ये वित्तीय वर्ष में देखें तो। वहीं अगर हमारी सरकार का आकलन देखें तो उनका मानना है कि 7% से ऊपर जाएगी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 7% से ऊपर की वृद्धि दर इस तरीके के वैश्विक माहौल में, जब दुनिया के तमाम देश संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए कि ब्रिटेन में क्या हालात हैं, वहाँ पर किस तरीके से आर्थिक दिक्कतों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन भारत में आर्थिक दिक्कतें जो हैं उनका समाधान हुआ है, चीज़ें सस्ती हुई हैं। हमारा जो उद्योग जगत है वो लगातार निवेश कर रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जो महंगाई है, आप देखिए पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मिसाल होगी भारत की तरह कि जहां पर महंगाई की दर क्या है। हमारी जो लेटेस्ट, अगर हम 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट देखें तो हमारी जो महंगाई की दर है वो है 0.25%। बिल्कुल। ये हमारी महंगाई की दर है भारत में, जो न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि दुनिया में सबसे कम है। और ये इससे पहले क्या थी, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद 1.5% के आसपास रही होगी जो हमारी महंगाई दर। और आरबीआई का ये प्रयास रहता है कि जो महंगाई दर है वो 6% से नीचे बनी रहे। और उसका ये रहता है कि 4% तक वो मानता है कि ठीक है, जो मध्यम एक लाइन उसने खींची हुई है कि ये 4% तक ठीक है। और 6 से नीचे रखने का उसका वो रहता है कि उससे नीचे रहनी चाहिए महंगाई दर। लेकिन हम उससे भी नीचे 0.25% पर हैं। लगातार चौथा महीना है जब हम 4% से नीचे, यानी कि बहुत नीचे चल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि महंगाई के मोर्चे पर हम सरकार ने बड़ी मेहनत करके महंगाई को काबू में किया है। तेल कीमतें आप देखिए पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही हैं, भारत में स्थिर हैं। तो और जो आर्थिक वृद्धि दर है लगातार बढ़ रही है, हमने जैसा बताया। और अगर यही तेजी बनी रही तो इस वित्तीय वर्ष में हमारी जो जीडीपी है वो लगभग 4,000 अरब डॉलर का एक तरह से जीडीपी हो जाएगा। ये वो अगर हम देखें सारा का सारा कारोबार की दृष्टि से तो ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक नीतियां सही दिशा में हैं। और जीएसटी उत्सव जिसका आपने जिक्र किया, उसके असल परिणाम अभी सामने आएंगे। और दूसरी बात, आप देखिए कि जो सुधार हैं, सिर्फ सुधार ये अभी सितंबर अक्टूबर में शुरू हुए ऐसा नहीं है। जो हमारा बजट आया था इस करंट वित्तीय वर्ष का, उससे उसमें आप देखिए कि
जो आयकर दाताओं को कितनी बड़ी राहत 12 मिली लाख थी। तक का। जी, तो ये जो सुधार हैं वो पहले से शुरू हो गए थे और किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोचा था कि हम भारत पर उच्च टैरिफ लगा देंगे, लेकिन नुकसान अमेरिका का हुआ, भारत का नहीं हुआ। भारत सरकार ने अपने निर्यातकों के लिए तमाम तरह की स्कीमें, योजनाएं पेश करके विकल्प भी ढूंढ लिए। उनको राहत दिए। हमने वैकल्पिक बाजार ढूंढे। आप देखिए कि जब से अगस्त महीने से जब से अमेरिका ने अड़ंगा लगाया है, तब से हमारे कई देशों के साथ व्यापार समझौते हो चुके हैं या व्यापार वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं। तो हम नए बाजार तलाश रहे हैं। भारत रुकने वाला देश नहीं है। भारत एक की जो विदेश नीति है वो कोई एक देश केंद्रित विदेश नीति नहीं है। भारत सबको सबके साथ है और सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और आप देखिए कि जिस तरीके से दुनिया के तमाम देश, खासतौर पे अभी हम जिससे वार्ता चल रही यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय यूनियन है, वो किस तरीके से भारत के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौता कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अमेरिका विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय भागीदार नहीं है। विश्वास दुनिया में किसी पे किया जा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। और भारत की आर्थिक नीतियाँ, भारत की जो आर्थिक तरक्की है वो लगातार हो रही है। और ये जो सिर्फ हम इसको हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे कई दूसरे कारक भी हैं। आप देखिए कि सरकार में नीतिगत शिथिलता खत्म हुई है। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, खासतौर पे जो कॉरपोरेट सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म किया है, लगभग खत्म किया है और पारदर्शिता की तरफ बढ़ रही है। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात अगर हम देखते हैं तो तमाम मानकों पर सरलीकृत किया गया है नीतियों को और योजनाओं को। मंजूरी की जो हमारे यहाँ पर पहले लटकी रहती थी फाइलें, वो सब चीज़ें अब नहीं होती हैं। तो बहुत सारे पैमानों पर काम हुआ है। तो ये दिखता है दुनिया भर के निवेशक आकर्षित होते हैं भारत की तरफ, क्योंकि भारत एक ऐसा स्थान है जहां पर न सिर्फ उद्योग की चिंता होती है बल्कि कर्मचारियों की भी चिंता होती है। आपने देखा कि अभी जो लेबर कोड 4 नए आए हैं उसमें कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, खासतौर पर जो गिग वर्कर्स हैं, जो कि ये हम देखते हैं कि जो ऐप बेस्ड जो डिलीवरी सर्विसेज हैं उनके लिए काम करते हैं, जिनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा ढांचा नहीं था, तो उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। तो सारे पैमानों को आप मिलाकर देखेंगे। और अभी तो आप देखिए कि ये जो आंकड़े आए हैं जीडीपी वृद्धि के, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई दिवाली पर सामान बिक गया हो या त्योहारों पर सामान बिक गया हो। हर सेक्टर में तरक्की हुई है। हमने देखा कि चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे फार्मा हो, हर सेक्टर में तरक्की हुई है। लेकिन सर दिलचस्प बात ये भी है ना कि आप जो बता रहे हैं कि सितंबर तक के ये आंकड़े हैं जी, 22 तारीख से जीएसटी उत्सव लागू हुआ, 8 दिन के आंकड़े इसमें होंगे जी। लेकिन जब से ये ऐलान हुआ कि चीजें सस्ता होने वाला है जी, तब से जो अपने यहाँ लोग इंतजार करने लगे कि नहीं 22 के बाद ही खरीदारी होगी। और वैसे भी 15 दिन तो अपने यहाँ पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई पितृपक्ष की वजह से लोगों ने इंतजार किया कि नहीं 22 तारीख आने दो, बावजूद इसके अगर जीडीपी ये है जी, तो फिर अगला जीडीपी कैसा रहने वाला हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तीसरी तिमाही के जो आंकड़े हैं ना वो सरकार के लिए एकदम हर्ष पैदा कर देने वाले होंगे। और ये भी जैसा मैंने आपको कहा कि जैसा लोग समझते हैं कि भाई दिवाली की शॉपिंग से बढ़ गया, ऐसा नहीं है। हर सेक्टर में तरक्की हुई है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो हर सेक्टर में लगातार तरक्की दिखी है और उसी का परिणाम है कि हम 8.2 तक पहुंचे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आर्थिक वृद्धि दर हमारी टॉप पर पहुंची है पूरी दुनिया में, और महंगाई दर जो है हमारी पूरी दुनिया में सबसे निचले स्तर पर है। इससे ज़्यादा अच्छे दिन और क्या होंगे। राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए, और राहुल गांधी को खासतौर पर समझना चाहिए कि विदेशी जो साजिशें होती हैं या विदेशी जो ऐसे बयान होते हैं नेताओं के जो भारत विरोधी हों, उनमें उनके सुर से सुर मिलाना महंगा पड़ता है जब इस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको आपकी पार्टी के पास लगभग 5-6 दशक तक सत्ता रही, आपको आर्थिक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। बहुत हम भी कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन ये जो सीमित जो ज्ञान है अर्थव्यवस्था का, ये तो हर व्यक्ति को रखना चाहिए कि हमारा देश दौड़ती इकोनॉमी है या डेड इकोनॉमी है। ये राहुल गांधी को या और ऐसे सोच रखने वालों को वो अपनी पार्टी के चिदम्बरम जी से ही बात कर ले जी। और अभी भी देखिए जयराम रमेश कह रहे हैं कि नहीं ये जो ठीक है ये जो आंकड़े आए हैं सामने आए हैं ठीक है,
लेकिन जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो उसकी जो स्थिरता आंकड़े से है, खेला जा रहा है। हाँ वो और टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ कैसे नहीं है? आप लगातार आप देखिए कि आपने जब उनको मोदी जी को सत्ता सौंपी थी तब आप 11वें नंबर पे थे, आज आप टॉप 5 में हैं और आप तीसरे नंबर की ओर बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। तो कैसे स्थिर नहीं है? मतलब अगर वो स्थिर होते तो हम 11वें पे ही अटके होते ना, हम कैसे 5वें पे पहुंचे, हम कैसे तीसरे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इनको सिर्फ आलोचना के लिए जो आलोचना करते हैं लोग, उनको अब आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि जनता एक दिन इनको बहुत बुरी तरह से सबक सिखाने वाली है लोकतांत्रिक तरीके से। कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, वो जयराम रमेश जी का आपने जिक्र किया, वो उनके लिए वो क्या कहते हैं। खैर जो कांग्रेस के कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो तो यही कहते हैं कि आजकल राहुल गांधी के आसपास वही लोग हैं जो एक पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल, वो जनता की नब्ज को क्या समझेंगे जी। खैर, और राशिद अलवी ने कहा है कि हाँ। राहुल गांधी से मिलना जो है वो मतलब दूर की कौड़ी है, क्योंकि वो मिलते नहीं है किसी से। और जो लोग मिलते भी हैं वो क्या कहते हैं राहुल गांधी के बारे में, कि वो मिलने का जो समय होता है ना उसमें सुनते नहीं है, कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के लिए भी यही कहा जाता है कि मिलते नहीं है, मिलने का समय नहीं मिलता है, मिलते भी हैं तो बीच में एक वो रहता है जो कोऑर्डिनेट करता है कि आपको मिलना है, कितने देर मिलना है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी यही कहा जाता है। इस सब मामले में अखिलेश यादव अभी ज्यादा जी। और राहुल गांधी के लिए तो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने 50 साल बाद पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस में जो टिकट है वो राहुल गांधी के बॉडीगार्ड तय कर देते हैं। हाँ, यही चीजें हैं। और ये कांग्रेस में जिनको टिकट दिया गया है बिहार में, वो किस तरीके की बातें कह रहे हैं, और जिसको नहीं मिला वो किस तरीके की बातें कह रहे हैं। लेकिन खैर, हम कांग्रेस पर चर्चा तो करना नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस ऐसी है कि ना करो तो भी रही नहीं जाती है। सर, कर्नाटक जी, ब्रेकफास्ट हो गया जी। मतलब ये क्या होता है, ब्रेकअप के बाद जो पैचअप है उसकी कोशिश है, या फिर ब्रेकअप को एक तरीके से जो बीजेपी कह रही है कि नहीं ये तो दिखावटी है सिर्फ, जी, अंदर कुछ और मामला है। जी। अब देखिए, वो ब्रेकफास्ट के बाद तो आपने तुरंत देखा होगा, सुना होगा दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम दिल्ली जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट उन्होंने दिल्ली में भी कर सकते थे, बेंगलुरु में किया, लंच वो दिल्ली में करेंगे। अब डिनर जब वापस बेंगलुरु में होगा तो दोनों साथ में होंगे या अलग अलग होंगे, ये देखने वाली बात होगी। माफ़ कीजिएगा। और दूसरा क्या है कि एक चीज़ और है कि कर्नाटक में आप देखिए कि ये जो ब्रेकफास्ट है, ये क्या सिद्धारमैया ये पहले नहीं करा सकते थे DK शिव कुमार को? कब कराया? जब कांग्रेस आलाकमान ने कहा कि भैया आप उनको ब्रेकफास्ट बुलाइए, थोड़ा सा मिल बैठ के आपस में चर्चा कर लीजिए, तब हमारे लिए मसला सुलझाना आसान होगा, क्योंकि हम खुद धर्म संकट में हैं। और जो एक नीतिगत शिथिलता है कांग्रेस में, निर्णय लेने की जो अक्षमता है, उसकी जो मार है वो पूरी कांग्रेस झेल रही है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि कांग्रेस आलाकमान के कहने पर सिद्धारमैया ने उनको बुला लिया, DK शिव कुमार को। लेकिन जब DK शिव कुमार उनके घर पहुंचे और आपने देखा होगा कि वो कमरों में जा रहे हैं या खाना खाने साथ बैठे हुए हैं, तो तनाव साफ नज़र आ रहा है। जो प्लेटें हैं उसमें व्यंजन तो सजे हुए हैं, लेकिन दोनों के जो चेहरे हैं ना वो सजे हुए नहीं हैं। वो उस पर तनाव साफ नज़र आ रहा था, अगर हम उन चित्रों को पढ़ने की कोशिश करें तो ये दिखाता है कि कर्नाटक में जो संकट है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। और जिस तरीके से DK शिव कुमार के जो समर्थक विधायक हैं वो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया का जो टाइम है CM पद पर वो खत्म हो चुका है, वो दिखा रहा है कि आज नहीं तो कल कांग्रेस को वहां पर नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस गुप्त समझौते की बात पहले मीडिया हलकों में होती थी, उसको अब शिव कुमार ने भी कह दिया है कि इस तरीके की एक नहीं, वो खड़गे ने भी कहा ना कि कोई अगर मर्ज है तो उसका दवाई भी हम करेंगे। जी, तो इनकार तो नहीं किया जा रहा है ना किसी ने। और 2.5 साल वाली बात जो है पहले मीडिया हल्कों में होती थी, लेकिन इस तरह की रिपोर्टें भी आई कि DK शिव कुमार ने खुद ये बात कही है अब तो अगर उन्होंने बात कह दी है तो एक बात यानी कि हुई होगी। और जिस तरीके से जो वहाँ पर वोक्कालिगा समुदाय के जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने कहा है कि DK शिव कुमार के साथ अगर अन्याय हुआ तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सामाजिक तनाव का मुद्दा बन जाए उससे पहले कांग्रेस को इसका हल निकालना होगा। और ये ठीक है कि सिद्धारमैया एक उनकी नज़र में अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं, तो जरूर दूसरों को भी मौका देना चाहिए। इसमें ये भी दो चीज़ें सामने आ रही है। एक तो कहा जा रहा है कि
डीके शिव कुमार खाटी कांग्रेसी हैं, जबकि ये जनता पार्टी से आए हुए हैं, सिद्धारमैया। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि डीके शिव कुमार गांधी परिवार के लिए हर तरीके से खड़े रहते हैं, सिद्धारमैया वो कभी उन्होंने नहीं किया है जी। बस सिद्धारमैया के पक्ष में राहुल गांधी खड़े हैं, डीके शिव कुमार के पक्ष में प्रियंका और सोनिया की बात कही जा रही है जी। वर्तमान में। तो गांधी परिवार भी इसमें बटा हुआ है। बिल्कुल, गांधी परिवार बटा हुआ, शुरू से ही बटा हुआ है। आप देखिए कि जब चुनाव परिणाम आए थे तब भी इस तरह की खबरें सामने आई थी। और गांधी परिवार न सिर्फ कर्नाटक के मुद्दे पर बल्कि पंजाब के मुद्दे पर भी बटा हुआ था, राजस्थान के मुद्दे पर भी बटा हुआ था। और हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्रियंका गांधी थी वो चाहती थी कि सचिन पायलट के पास राजस्थान का कमान आए, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहते थे अशोक गहलोत के पास ही रहे, क्योंकि अशोक गहलोत जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो उन संगठन महासचिव पद पर उनके साथ रहे थे, तो वो थोड़ा करीबी और ज्यादा थे। तो ये जो गांधी परिवार के विचार बटे हुए सिर्फ कर्नाटक पे नहीं, इससे पहले पंजाब में, राजस्थान में और भी जगहों पे बटे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए नहीं किया जाए, इसको भी लेकर यहाँ विचार बटे हुए थे गांधी परिवार में। तो जो परिवार अब खुद एकजुट नहीं है, जो परिवार अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहा है, वो कैसे देश को शासन दे पाएगा, ये अब जनता के लिए भी एक चिंतन मनन का विषय बन चुका है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं अब एकला चलो रे जी, किसी से गठबंधन नहीं करना है, अकेले चुनाव लड़ना है। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं, कांग्रेस के जो जानने वाले हैं वो खुलकर इस तरह की बातें मीडिया में कह रहे हैं। नहीं देखिए, एकला चलो के लिए, लेकिन फिर आपके पास ताकत होनी चाहिए। आप यूपी में कैसे एकला चलेंगे? आप मेरे ख्याल से अब वहाँ पे एक भी जब आपका विधायक नहीं जीतता है, या अगर 4-5 अगर जीतते हैं पूरी 403 की विधानसभा में, तो वो एक नगण्य आपकी स्थिति है वहाँ पर। तो ये दिखाता है कि आप एकला चलो तो आपकी तब आप कह सकते हैं ना, जब आप थोड़ा सा ताकत है, आपके पास ऊर्जा है, आपके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम रही थी, क्योंकि आपके पास संगठन नहीं था। आप आसपास के राज्यों से तो कार्यकर्ता लेकर आते थे, तो आपका संगठन नहीं है। उसके बाद आप एकला चलो की बात करेंगे तो आप करते रहिए, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं स्थानीय स्तर पर, जो संगठन में जितने भी लोग बचे हुए, जानते हैं कि हमको सहयोग की, समर्थन की, दूसरे दलों की जरूरत है। लेकिन दूसरे दल भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो परजीवी है, वो हमारा उपयोग कर लेती है, हमको नुकसान पहुंचाती है। उसके साथ आने से जो नकारात्मक प्रभाव है हम पर भी पड़ता है, तो वो दूरी बना के रखेंगे। और अब संसद सत्र शुरू होने वाला है, तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन का नेतृत्व रहता है। क्या कांग्रेस जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहती है, क्या सारे के सारे जो 18-19 दल उनके साथ जो हैं वो सारे उनके साथ आते हैं, या वो भी आपस में बटे रहते हैं, वो अपनी ढपली अपना राग अलापते हैं? देखने वाली बात होगी। दिलचस्प ये भी, हम इंडिया गठबंधन पे ही आ रहे थे सर, दिलचस्प ये भी है कि आज की स्थिति में एसआईआर के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है वो ममता बनर्जी दिखाई दे रही हुई हैं। बिहार में जब एसआईआर आया था सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ते हुए कोई दिखाई दे रहा था तो वो राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी जब बिहार में यात्रा निकाल रहे थे एसआईआर के खिलाफ तो उन्होंने सबको बुलाया, अखिलेश हो, स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, इवन उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी लोग गए थे। ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। उनके सांसद यूसुफ पठान जो क्रिकेटर रहे हैं वो शामिल हुए थे पटना की रैली में। और बाकी नेता तो उन्होंने अलग अलग हिस्सों का दौरा किया था। आज की स्थिति में ममता बनर्जी जब एसआईआर के खिलाफ दम लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक वैसा ही कांग्रेस जब एसआईआर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं करते, तो इंडिया गठबंधन है कहाँ? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन वहाँ महाराष्ट्र में भी आप शिवसेना यूबीटी के बयान देखिए और वो अलग ही लड़ रहे हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि हम अंदर खाना खाने गए तो खाना खत्म हो गया और बाहर निकले तो चप्पल गायब हो गया। जी। तो इंडिया गठबंधन को लेकर तो शिवसेना यूबीटी वाले लोग ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल, और वहाँ पर तो जो आप देखिए दोनों दल अलग लड़ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। तो ये जो इंडिया गठबंधन है उसका अब जो अस्तित्व है वो लगभग समाप्ति की ओर है। केरल में होगा, मुस्लिम लीग वगैरह से तो गठबंधन है इनका। जी, और वहाँ पर भी देखिए आप मंत्री यहाँ पर दिल्ली में इनके साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी जब चुनाव होगा केरल में तब क्या वो इनके साथ रहेंगे? क्या तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर क्या अगले साल कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है? क्या नहीं लड़ेगी, वो अलग वो उसके खिलाफ ही चुनाव लड़ेगी। तो इंडिया गठबंधन है नहीं। अब आप देखिए कि जो ठीक है तमिलनाडु की बात कर सकते हैं हम, क्यों डीएमके के साथ वहाँ पर ये लोग गठबंधन
वहाँ में बने भी हुए हैं। स्टालिन जितना दे दे, स्टालिन की कृपा पे है, स्टालिन सब के सामने कुछ- ये लोग सीटें भी नहीं मांग सकते हैं। नहीं मांग सकते। और ऐसे ही अगर हम देखें असम में जो कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ जरूर उनका समझौता हो सकता है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो अब एक तरह से निष्प्रभावी हो चुका है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो चुका है लगभग, क्योंकि वहां पर वो ठीक है कि कांग्रेस का समर्थन जरूर है एनसी सरकार को, लेकिन जो भी निर्णय होते हैं एनसी खुद करती है। राज्यसभा की एनसी को सीट- सिर्फ बीजेपी के खिलाफ दिखना है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में वो खड़ी हो जाती है, कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ी है, बस जी, इतना ही है। बाकी इतना ही है। बाकी लेकिन वो गठबंधन एक तरह से अब ये सिर्फ औपचारिकता ही है कि एक इंडिया नामक गठबंधन विपक्षी दलों का है, लेकिन उसका कुछ है नहीं, असर नहीं है। महागठबंधन जो उसका स्वरूप था बिहार में, उसको जनता ने सबक सिखा दिया है, और इंडिया गठबंधन जो बना था उसको लोकसभा चुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया था, विपक्ष में बैठने का आदेश दिया था। और ये जो गठबंधन है पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने वाली है। तब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस मैच्योर पॉलिटिशियन है जी, वैसे। तब देखना होगा कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ती है, या अलग लड़ती है, या कुछ और रास्ता अपनाती है। बिल्कुल। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।